अब्राहम बता रहे हैं कि हर चीज में एक करंट फ्लो कर रहा है। एक करंट है जो कि दैट रन्स थ्रू एवरीथिंग, हर चीज में, चाहे उसे आप लिविंग थिंग हो या नॉन लिविंग थिंग हो, ये पूरे ब्रह्मांड में उपस्थित है ये करंट। और ऐसे समझेंगे इट इज द बेसिस ऑफ द यूनिवर्स, ये इस यूनिवर्स का आधार है। और अब्राहम का कहना है कि कुछ लोग इससे अवेयर हैं बट ज्यादातर लोग अनअवेयर हैं। अब देखिए उन्होंने वर्ड दिया है करंट। अच्छा, लेकिन सभी लोग इससे अफेक्टेड होते हैं, प्रभावित होते हैं। जब हम समझने की कोशिश करते हैं कि इस पूरे वर्ल्ड का जो बेसिस क्या है, और हमें पता चलता है कि जब आपके अंदर वो फीलिंग्स हाई वाइब्रेशन में रहती हैं तो वो सोर्स एनर्जी की ही एनर्जी आपके थ्रू फ्लो होती है। आप सबने सुना होगा, जैसे इन्होंने करंट नाम दिया है, एक लाइन सुनी होगी सभी ने, मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे मैं तो तेरे पास में, है ना? ऐसा कुछ सुना है किसी ने? कहाँ ढूंढ रहे हो आप? अब समझ चुके होंगे कि ये करंट क्या है। मैं इसको अब अलग कुछ नहीं कहूंगी, बट देखो हम जो भी चीज पढ़ते हैं, जैसे ये बुक पढ़ रहे हैं मान लो, तो इसके जो टर्म्स दिए गए हैं, जैसे सोर्स एनर्जी है, अब मैं आपको उसको बता सकती हूँ कि हाँ ठीक है, ये आप इसे भगवान कह लो, गॉड कह लो। अभी जैसे सोल आप समझते हैं, इसमें इसका दूसरा नाम दिया गया है, कई सारे नाम दिए गए हैं, इनर बीइंग, नॉन फिजिकल एनर्जी। अब इसी तरह इसमें एक वर्ड आया है करंट। करंट, बेसिस ऑफ द होल वर्ल्ड यूनिवर्स। तो ये करंट क्या है, अब आप इसे समझ चुके होंगे। और जब ये समझ चुके हैं तो जैसे कि आप सबने कभी न कभी तो पढ़ा होगा, या बच्चों को पढ़ाया होगा, या दूसरों को देखा होगा कि मैथमेटिक्स सब्जेक्ट है, और उसमें जब आप कोई फॉर्मूला या उसकी कोई आइडेंटिटी या उसकी कोई थ्योरम एकदम समझ लेते हैं ना, मैथमेटिक्स का कोई भी फॉर्मूला सीधे से समझेंगे, एकदम समझ लेते हैं, तो उसके बेसिस पे जो क्वेश्चंस होते हैं वो आप एकदम इजीली उसे सॉल्व कर सकते हैं। प्रॉब्लम कहाँ आती है? सिर्फ और सिर्फ उस आइडेंटिटी, उस फॉर्मूला या उस थ्योरम को समझने में। जब एक बार वो चीज समझ में आ जाती है तो आप उसके बेसिस पे जो भी क्वेश्चंस होते हैं वो इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो इसी तरीके से आप अब एक फॉर्मूला समझने जा रहे हैं, जो कि अंडरस्टैंडिंग है इस पूरे वर्ल्ड, पूरा यूनिवर्स जिस आधार पे चल रहा है। और ये ऐसा आधार है जिसे कह सकते हैं कि बिल्कुल आपको परफेक्ट रिजल्ट मिलेगा। जैसे मैथमेटिक्स आप सबको पता है, अगर आपको इसकी क्लैरिटी है कि क्या फॉर्मूलाज हैं, क्या आइडेंटिटीज हैं, क्या थ्योरम्स हैं, तो आपको फुल मार्क्स मिलने की बिल्कुल गारंटी है। इसमें ऐसा नहीं है कि इंग्लिश और हिंदी के अब कुछ ऐसे नंबर काट लिए, मतलब एकदम मैं कहना चाहती हूँ कि बिल्कुल सटीक आंसर निकलता है। बिल्कुल सही कैलकुलेशन अगर आप कर रहे हैं तो सही कैलकुलेशन से आंसर बिल्कुल क्लियर सही होगा। इसी तरीके से अगर आप इन चीजों को, इसका जो बेसिस है वो समझ चुके हैं, तो एक चीज बिल्कुल तय है कि इसका आंसर, आंसर मतलब जो भी आपके लाइफ एक्सपीरियंसेस होंगे। आंसर क्या है? हमारी जो लाइफ एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं, जो भी हम अनुभव करते चले जा रहे हैं अपनी लाइफ में, वो बिल्कुल फॉर्मूला अगर लगाया तो बिल्कुल सटीक बैठेंगे। इसी तरह आप सब जानते हैं कि जैसे किसी भी रॉकेट को छोड़ा जाता है, मतलब पता रहता है कि किस वेलोसिटी से वो जाएगा और किस स्पीड से जाएगा। मतलब मेरा कहने का सीधा से यही है कि यहाँ भी ये पूरी एकदम सटीक कैलकुलेशंस होती हैं। दीज फॉर्मूलाज आर सो सर्टेन कि आप बिल्कुल एग्जैक्ट प्रिडिक्शन कर सकते हैं कि आपके क्या फ्यूचर एक्सपीरियंसेस होने वाले हैं। और इसी के बेसिस पे आप सबको पता है कि जो हमारे यहाँ एस्ट्रोलॉजी है, वो इसी का एक, ऐसे समझ सकते हैं कि इसी के बेस पे बनी है, कि यही कैलकुलेशन होती है। आपका बर्थ चार्ट बनता है। हो सकता है कि आप लोग कुछ कहें कि हम, मैं एस्ट्रोलॉजी नहीं मानती, नहीं मानता, इसमें बिलीव नहीं करता, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कैलकुलेशंस हैं तो हैं, ठीक है, और वो बिल्कुल सटीक होती हैं अगर आप उन्हें ध्यान से देखें, कोई ध्यान से बताने वाला हो तो कहने का मतलब यही है कि यू विल बी एबल टू प्रिडिक्ट योर फ्यूचर एक्सपीरियंसेस। अब ये सब जानने के बाद आप कभी भी अपने आप को विक्टिम मोड में लेकर नहीं आएंगे। विक्टिम मोड मतलब समझ चुके होंगे, वो शिकार नहीं महसूस करेंगे अपने आप को कि मैं किसी सिचुएशन का या किसी पर्सन का शिकार बन गया, है ना? आप समझेंगे कि पूरा कंट्रोल किसके पास है? आपके पास है। क्रिएटिव कंट्रोल इसमें, इस बुक में लिखा है, क्रिएटिव कंट्रोल आपके पास है। इसी तरह जब आप अपना ध्यान
अपने पावर नहीं लिखा है इसमें, क्रिएटिव पावर लिखा है। क्यों? क्योंकि हर समय आप कुछ ना कुछ रचना कर रहे हैं, कुछ क्रिएट कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? अगर आप कहीं देख भी रहे हैं ना, मान लीजिए आप अपने ही रूम में बैठे हैं और कहीं देख भी रहे हैं, तो आप ऐसे समझिए कि कुछ क्रिएट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप जब देख रहे हैं तो आपका अपना परसेप्शन है, आप अपने हिसाब से देख रहे हैं और उन चीजों को क्रिएट करते चले जा रहे हैं। जो एब्सोल्यूट क्रिएटिव कंट्रोल है, आपके सभी लाइफ एक्सपीरियंसेस बनते चले जा रहे हैं जिससे, तो आप अपने क्रिएटिव पावर पे ध्यान देंगे। ये सब देखकर, फील करके, देखने का मतलब आप उसके ऊपर अटेंशन आपका जब जाता है, ऑब्जर्व करते हैं, और उसके बाद उन ऑब्जर्वेशन से आपके अंदर फीलिंग्स क्रिएट होती है। जब आपको फॉर्मूला पता चल जाएगा तो आप एक तो फ्रीडम महसूस करेंगे कि हाँ, फ्रीडम किस बात की, कि ये सारी चीजें मैं क्रिएट कर रही हूँ। इस बात की फ्रीडम होती है कि आपको ये पता है कि आपकी लाइफ में कोई और इंटरफेयर नहीं कर रहा है। वैसे भी अगर आप देखें, अगर आपकी लाइफ में कोई और इंटरफेयर ना कर रहा हो, आप अपने हिसाब से अपनी लाइफ जी रहे हो, तो आपको एक अलग ही फ्रीडम महसूस होती है। और ये फॉर्मूला और ये जो आधार, ये सब चीजें बताई जा रही हैं कि आपके पास ही सारा क्रिएटिव पावर है, तो आप ही सारी चीजों को क्रिएट करते चले जा रहे हैं, तो आपके पास एक फ्रीडम आ जाती है। और हर किसी के पास ये पोटेंशियल है। अब्राहम का कहना है कि ऐसा नहीं है कि कुछ ही लोग इसको, इन चीजों के बारे में समझ सकते हैं और इसको यूज कर सकते हैं। हर आदमी के पास, एवरीवन हैज दिस पोटेंशियल, और ये सभी लोग कर सकते हैं और इसे महसूस कर सकते हैं। अच्छा, जो मैंने कल एक बात कही थी कि जब भी कोई लाइफ में प्रॉब्लम आए, प्रॉब्लम को नाम दिया गया है यहाँ पे कंट्रास्ट, तो उससे आप क्या चूज कर सकते हैं? अपनी इनर डिजायर के बारे में। अभी मैं इसके बारे में थोड़ा और डिटेल में बताती हूँ कि कैसे क्या होता है। कई बार क्या होता है कि आपकी ईगो बॉडी जो होती है ना, वो आपसे बहुत कुछ करवा रही होती है। और जैसे क्या, कि शायद मैं ये करूं तो किसी और को इम्प्रेस करूं, या फिर किसी और को दिखाने के लिए, मतलब वो सारा काम ईगो बॉडी का होता है कि आप अपनी खुशी से कुछ नहीं कर रहे होते हैं, किसी और प्रेशर, प्रेशर मतलब आपकी ही ईगो बॉडी, उससे आप कुछ भी काम कर रहे होते हैं। तो उस टाइम आपके अंदर का जो इमोशन होता है वो आपको बता देता है, अपनी फीलिंग आपकी बता देती है कि यार ये करने में मजा तो नहीं आ रहा है, लेकिन मुझे अब ऐसा करना ही पड़ेगा। बिकॉज शायद आप किसी प्रेशर, वो प्रेशर क्या होता है, किसी को नीचा दिखाना, या किसी ईगो का काम ही यही होता है, कुछ इधर उधर आपको गड़बड़ रास्ते पे ले जाना। या कभी आपका जो मन होता है वो बहुत आपके ऊपर एकदम हावी हो जाता है और आपको वो चीज करवा ही देता है। उसमें क्या होता है कि कई बार प्रॉब्लम्स भी खड़ी हो जाती है। क्यों खड़ी हो जाती है? क्योंकि आपका अंदर, जो आपका इनर बीइंग है, वो काम नहीं करना चाहता है, लेकिन फिर भी आप किसी तरह जबरदस्ती वो काम करते चले जाते हैं। इस वजह से प्रॉब्लम आती है। अच्छा, इसका उल्टा भी होता है। इसका उल्टा क्या होता है कि बार बार किसी काम करने में आपको फेल हो रहे हैं, मतलब फेलियर आपको देखना पड़ रहा है, लेकिन आपके अंदर वो डिजायर है, वो इनर डिजायर, वो इनर बीइंग की डिजायर है कि नहीं, मुझे ये करना ही है। कई बार फेल हो रहे हैं, मतलब कई बार वो काम नहीं भी हो रहा है, नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी अंदर की एक डिजायर है। और आप जब उसे करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, जब भी उसे करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन आसपास की शायद चीजें या जो भी लोग आपको उस चीज को करने से रोकते हैं, या कुछ भी ऐसा होता है कि वो काम आप नहीं कर पा रहे होते, बार बार फेल मतलब हो रहे होते। लेकिन फिर भी अगर आप उस पे लगे रहते हैं, आप खुद पे बिलीव करते हैं, भरोसा करते हैं और उस काम में आगे बढ़ते रहते हैं, तो बढ़ने से क्या होता है, एक मोमेंटम क्रिएट होता है। वो इनर बीइंग, जब आप उसमें, जो आपका अंदर की जो डिजायर है, इनर डिजायर, उस पे जब आप काम करते हैं, तो क्या होता है, आपको वो काम करने में एक दिन ऊपर लेकर ही आती है। और इसी उस पे आपने देखा होगा कि कई लोग ऐसे हैं जो बहुत नीचे से उठ के ऊपर चले जाते हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि उनको ये सारे लॉज पता हो या कुछ ऐसा हो, लेकिन आप ऐसे देख सकते हैं कि जो अंदर की डिजायर होती है उसको करना नहीं छोड़ते, चाहे जितनी भी प्रॉब्लम्स आए, उसको करना नहीं छोड़ते। और जब ऐसी स्टेट आती है, तो फिर वो टॉप पे उनका आना बनता ही बनता है। हम ये समझते हैं कि यू आर ए वाइब्रेशनल बीइंग इन अ वाइब्रेशनल एनवायरनमेंट। आप खुद एक वाइब्रेशनल बीइंग है, और आपके चारों तरफ जो एनवायरनमेंट आपको दिख रहा है वो भी वाइब्रेशनल है। वैसे तो मैंने ये चीज शुरू में ही आप लोगों को सबको बता दी थी कि पूरा यूनिवर्स जो है वो डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज से वाइब्रेट कर रहा है।
लेकिन अब इसको थोड़ा दूसरे तरीके से समझते हैं। वो मैजिक की बात थी, ये साइंस है। आज एक कुछ ऐड आ रहा था, उसमें आ रहा था कि दिस इज नॉट मैजिक, दिस इज साइंस। तो मुझे तुरंत ये याद आ गया कि अभी तक हम मैजिक पढ़ते थे और अब उस मैजिक को क्रिएट करने का साइंस पढ़ रहे हैं। अब यह है कि आप अपनी फीलिंग्स के थ्रू ये पता कर सकते हैं कि सोर्स एनर्जी जो है, देखो मैं बार बार कह रही हूँ, सोर्स एनर्जी आप समझेंगे गॉड, ईश्वर, अल्लाह, जो भी आप उसे उसका नाम देना चाहते हैं। तो सोर्स एनर्जी से आपका फुल कनेक्शन है या नहीं है, वो कैसे पता करेंगे? अपनी फीलिंग्स से, अपने इमोशंस से। चलिए, तो द बेटर यू फील द मोर यू आर कनेक्टेड। सीधी सी एक जिसे कहते हैं सिंपल इक्वेशन है कि फीलिंग गुड इज इक्वल टू अलाउइंग द कनेक्शन। जब भी आप अच्छा फील कर रहे होते हैं तो आप उस कनेक्शन को अलाउ कर रहे होते हैं। किस कनेक्शन को? सोर्स एनर्जी से। अपने आप को, अपने आप मीन्स आपका इनर बीइंग, सोर्स एनर्जी और आपका इनर बीइंग से कनेक्शन। कई बार हमें लगता है ना कि ये कैसे हो सकता है, हमारे तो बॉडी है, ये फिजिकल बॉडी, इसमें बोन्स हैं, मसल्स हैं, ब्लड है ना? तो मैं एक वाइब्रेशनल बीइंग कैसे हो सकती हूँ, मैं कैसे ऐसा है? वैसे ये आंसर मैं शुरू से ही आप लोगों को बताती चली आ रही थी कि किस तरह से आप ऐसे समझें कि आप एक वाइब्रेशनल बीइंग हैं। जब भी किसी किसी भी ऑब्जेक्ट को, चाहे कुछ भी हो, उसे आप जब ब्रेक करते हैं, चलो आप जैसे मान लो ये पेन है, इसको मैंने ब्रेक तोड़ा, ब्रेक किया, उसके बहुत छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होंगे, और ब्रेक करेंगे उसके एटम्स होंगे। अब यहाँ पे पहुंच चुके हैं कि आपको आंख से नहीं दिखाई देगा, माइक्रोस्कोप से दिखाई देगा। ठीक है, एटम्स माइक्रोस्कोप से दिखाई देंगे, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होता है, वो भी माइक्रोस्कोप से दिखाई देगा। और अंदर देखेंगे तो सिर्फ और सिर्फ एनर्जी दिखाई देगी, जो कि सिर्फ वाइब्रेट कर रही होगी। तो ये सारी चीजें मैंने इसलिए बता दी, एक बार फिर से रिवाइज करा दिया कि भाई आप किस तरह से एक एनर्जी हैं, आप नहीं, द होल यूनिवर्स। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज समझते हैं कि आप लोगों ने देखा होगा लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स। ऐसे लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स आते हैं कि मान लो मैं चाइनीज में बोल रही हूँ और आप सब, आपको जो समझना है हिंदी में, इंग्लिश में, वो आप समझ सकते हैं अगर ट्रांसलेटर लगाया हो। सबको ये आइडिया है ना कि लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स होते हैं। अब इसी तरीके से आपके पास एक एबिलिटी है। क्या? एबिलिटी मीन्स आपकी क्षमता है ऐसी कि आप ये सारे जो आउटर जो आपका एनवायरनमेंट है, उसके वाइब्रेशंस को ट्रांसलेट करके समझने की। आपकी आंखों के पास पावर है कि जो कुछ भी आपको दिख रहा है वाइब्रेशन फॉर्म में, वो आपके अंदर पहुंच के उस वाइब्रेशन को ट्रांसलेट करके पिक्चर फॉर्म में दिखाती है। आपके कानों के पास पावर है, और अगर किसी को ज्यादा इंटरेस्ट है तो मतलब मुझे लगता है ये 7th 8th की साइंस की बुक में होगा, है ना? कि या ऐसा ही कुछ होगा कि आई स्ट्रक्चर, ईयर स्ट्रक्चर। वैसे गूगल पे तो आजकल सभी कुछ है, तो आप अगर इंटरेस्ट है तो आप देख सकते हैं कि जो मान लो ईयर का स्ट्रक्चर देखा, तो वाइब्रेशनल फॉर्म में वो साउंड आ रही है, आपके ईयर ड्रम पे पड़ रही है, और आपको तुरंत उस तरह की पता चल रहा है कि हाँ क्या आवाज आ रही है, किस तरह की, क्या लैंग्वेज है, या मतलब जो भी आपकी एबिलिटी है उस हिसाब से आप समझ सकते हैं कि किस तरह की आवाज आ रही है। अच्छा, ये हो गया आंख और कान। इसी तरह आपकी नाक है, इसी तरह आपकी टंग है, इसी तरह आपकी स्किन है। ये तो हमें पता है ना, इतना तो हमें पता है कि इन चीजों से, हमारे जो 5 सेंसेस हैं, उससे हम बाहर के एनवायरनमेंट को, उसके वाइब्रेशंस को ट्रांसलेट करके चीजों को समझते हैं। आज एक नई चीज समझेंगे, मोस्ट सोफिस्टिकेटेड ट्रांसलेटर आपकी बॉडी में पता है क्या है? योर इमोशंस, आपके इमोशंस। इससे एक चीज आपने देखी होगी कि जब कभी भी आप ऐसी जगह गए हो जहाँ बहुत ही खराब स्मेल आ रही, बहुत खराब स्मेल आ रही हो, या बहुत ही जिसे कहते हैं बहुत लाउड नॉइज हो, या ऐसी जगह जहाँ की आपको ये खरोंचे पड़ रही हो स्किन से, आप ऐसे ही समझ सकते हैं ना? तो मतलब मेरा कहने का है कि जो आपके ये 5 सेंसेस हैं, जब इनसे कुछ ऐसा टकराता है जो आप बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो आपको क्या होता है? कोई बताएगा? कि मान लो लाउड नॉइज आ रही है, तो क्या होगा? कितनी देर आप उसे बर्दाश्त कर पाएंगे, और उसके बाद आप क्या करेंगे? या फिर बहुत खराब स्मेल आ रही है, क्या होगा? एक टाइम के बाद एकदम वॉमिटिंग सी आने लगी, मतलब सिर दर्द होने लगता है लोगों का, और क्या क्या होता है ना? ये पता है सबको, इसमें एग्री करते हैं, है ना? कि जब भी हमारे जो 5 सेंसेस हैं, उनसे अगर कुछ भी नेगेटिव एनर्जी, इसे नेगेटिव एनर्जी कहेंगे,
क्या नेगेटिव एनर्जी है कि बहुत लाउड नॉइस, हमारे कान उससे बर्दाश्त भी नहीं कर पा रहे, हम ज्यादा देर नहीं सुन सकते और उसके बाद हमें बड़ी घबराहट होने लगती है। इसी तरह समझेंगे कि जब भी आपके अंदर नेगेटिव इमोशंस आप फील कर रहे हो, मतलब अच्छा फील नहीं कर रहे, तो इसका मतलब अगल बगल कुछ तो है नेगेटिव एनर्जी। ये चीज समझना बहुत जरूरी है। वो क्यों है? क्योंकि आजकल हम बहुत ज्यादा बात करते हैं कि नेगेटिव फीलिंग्स और नेगेटिव थॉट्स क्यों नहीं होने चाहिए, उससे बहुत लाइफस्टाइल डिजीजेस उसका नाम दे दिया गया है, बहुत तरह तरह के डिजीजेस हो जाते हैं। मैं ये कह रही हूँ कि अगर आप ज्यादा देर लाउड नॉइज ही सुन लें तो एक डिस्कम्फर्ट आ जाता है बॉडी में, है ना। बहुत खराब स्मेल में अगर आप चले जाएं तो डिस्कम्फर्ट आ जाता है बॉडी में। उसी तरीके से जो आपके इमोशंस हैं वो तो मोस्ट सोफिस्टिकेटेड ट्रांसलेटर हैं। और अगर आपको अच्छा फील नहीं हो रहा है, इसका मतलब क्या करना होगा? जो पावर वाले हैं उनको तो पता है, जस्ट भाग जाओ वहां से, है ना। ठीक है, लेकिन चलो, इसका मतलब आपको कुछ तो चेंज करना ही पड़ेगा। ऐसा करना पड़ेगा कि उस जगह से हटना पड़ेगा, या फिर अपने, अब देखो कई बार क्या होता है कि आप उस सिचुएशन में उस जगह से नहीं हट सकते, तो आपके पास एक पावर है कि आप अपने इमोशंस को अपने आप से ही चेंज कर सकते हैं। ये सबसे बड़ा पावर है। दिस इज द क्रिएटिव पावर। क्रिएटिव पावर है आपके पास। तो ये चीज समझना बहुत जरूरी है। क्यों? इसलिए क्योंकि ये चीज बहुत जगह आपकी लाइफ में काम आ सकती है। कई बार हम बहुत सालों तक वो नेगेटिव इमोशंस अपने अंदर क्रिएट करते रहते हैं। क्रिएट क्या करेंगे, मतलब जो भी है बाहर के एनवायरनमेंट से वो आप वाइब्रेशनली उसे ट्रांसलेट करते हैं और अपने अंदर वो नेगेटिव इमोशंस आपके चलते रहते हैं बहुत सालों तक। तो होगा क्या? बहुत, आप ऐसे बस ऐसे सोच लो कि बहुत लंबे टाइम तक आप बहुत लाउड नॉइज सुन रहे हैं, बस इससे अच्छा एग्जाम्पल कुछ नहीं होगा। उसके हिसाब से आप ऐसे समझ सकते हैं कि अगर बहुत लंबे टाइम तक आप नेगेटिव इमोशंस आपके अंदर चल रहे हैं, तो टाइम टू चेंज योर इमोशंस। ठीक। और चेंज बहुत तरीके हैं उसके, और इसमें यही गुड न्यूज है कि यू कैन चेंज, यू हैव द पावर टू चेंज योर इमोशंस। और जैसे ही चेंज करते हैं, अच्छा ये एक सेकेंड, ये आपको मेरी स्क्रीन दिख रही है? ये है इमोशनल गाइडेंस स्केल। ठीक है, ये मैं आपको ग्रुप में भी भेज दूंगी वैसे। तो अपने आप चेक कर सकते हैं कि आप हर समय क्या फील कर रहे हैं। अच्छा चलो, ये तो चेक कर ही सकते हैं। आप पहले ये चेक कर लीजिए कि पीछे जाके, हम नॉर्मली अपने पास से ही कंफर्म करते हैं चीजें। पीछे जाके आप देखें कि जब भी कभी कुछ ऐसा प्रॉब्लम आई हो जो आपको याद हो, ज्यादा ढूंढना नहीं है, कुछ मेजर ऐसी प्रॉब्लम आई हो, तो उस टाइम आप इसमें से किस इमोशन को फील कर रहे थे। और एक बात और ध्यान देने वाली है कि उस प्रॉब्लम के आने से पहले किस इमोशन को फील कर रहे थे। नॉर्मली कई बार मुझे लोग बताते हैं मुझे ये प्रॉब्लम है, इस तरह की प्रॉब्लम। मैं उनसे यही पूछती हूँ, भाई कि पिछले 2-3 दिन में देखो कि क्या सोच रहे थे, क्या अंदर चल रहा था। और जो भी चलेगा उसका रिजल्ट किस फॉर्म में आएगा? आपके सिचुएशंस, आपके लोगों, जो भी आप इंटरेक्ट करते हैं। तो ये चीज समझना बहुत जरूरी है, बिकॉज हम देखो आगे बढ़ सकते हैं, बहुत आगे, बहुत तेजी से सारे क्लास खत्म कर सकते हैं, सारे चैप्टर्स खत्म कर सकते हैं। बट ये चीज समझना इसलिए जरूरी है कि आपको ये लाइफ लॉन्ग हेल्प करेगा अपनी लाइफ किस तरह से क्रिएट करनी है उसमें। अब आप ये देख लो कि आपको इसमें कहाँ रहना है। आपको ये 15 है नंबर, ब्लेम। नॉर्मली हम ब्लेम करते हैं जब कभी कुछ भी हुआ, तुरंत ब्लेम किसके ऊपर? भाई वो ऐसे बोल रहा है तो क्या करूं मैं, मुझे गुस्सा आएगा ही, ये सिचुएशन ऐसी हो गई तो मुझे परेशानी होगी ही। और जबकि मैं कई बार कह चुकी हूँ कि भाई गुस्सा आएगा, परेशानी होगी, वो तभी आएगा जब आप, जैसे नींबू कट किया, अब उसको आपने उसमें से पाइनएप्पल जूस नहीं निकलता, नींबू जूस ही निकलेगा, है ना। तो गुस्सा अगर आपके अंदर से आ रहा है, इसका मतलब वो गुस्सा है कहीं। अच्छा चलो, वो भी बात अलग है कि एक्सट्रीम केस पे गुस्सा करना चाहिए, लेकिन गुस्से से अटैच नहीं हो जाना चाहिए कि अब हर समय उस गुस्से वाले मोड में रहें। ऐसा भी नहीं करना चाहिए। तो ये चीज बिल्कुल समझ में आ जानी चाहिए कि आपके जो इमोशंस हैं वही मोस्ट सोफिस्टिकेटेड ट्रांसलेटर हैं आपके एनवायरनमेंट से आपके अंदर।
और ये इससे क्या पता चला, द बेटर यू फील द मोर कनेक्टेड यू आर, किससे, विथ हाईएस्ट सोर्स से। सेकेंड प्रोसेस, क्रिएटिव प्रोसेस क्या है, उस पे आएंगे। कई लोग कंप्लेन कर रहे थे कि बहुत लंबा क्लास हो जाता है, और कंप्लेन मुझे किसी ने बोल के नहीं करी, अपने वाइब्रेशंस के थ्रू करी है, तो मैंने उसे कैच कर लिया, और इसलिए चलिए अब ज्यादा बात नहीं करते। सेकंड क्रिएटिव प्रोसेस, फर्स्ट क्या था, रैम्पेज ऑफ एप्रिसिएशन, तो आज सेकंड जो है, मैजिकल क्रिएशन बॉक्स। तो इसको कब करना है, जब आपका मूड बहुत अच्छा हो, मतलब आप ऑलरेडी बहुत अच्छे मूड में हो तभी इसको करना है। ऐसा नहीं कि बहुत मूड खराब हो गया, अभी किसी से लड़ाई करके आए, अब चलो क्रिएशन बॉक्स बनाते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि आप लोअर वाइब्रेशन में है, और पता चला कि आप ऐसा काम करने जा रहे हैं, अपनी लाइफ को क्रिएट करने वाला ये कुछ है काम। तो जब आप बहुत अच्छे मूड में होंगे तब करेंगे। और दूसरा, जब आप अपने यूनिवर्सल मैनेजर को कुछ खास इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं, कुछ खास इंस्ट्रक्शन देना चाहते हैं डिटेल में, कि हाँ मुझे ये ऐसा 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 ये सब चाहिए, तो उसके लिए करेंगे। तो इस प्रोसेस में आपको करना क्या होगा, एक अच्छा सा बॉक्स लेना होगा, और ऐसा बॉक्स जो आपको देखने में अच्छा लगे। और ये प्रोसेस जो है वो बहुत पावरफुल है, इसे ऐसे ही नहीं ले लेंगे। और बॉक्स के ऊपर लिखेंगे, अगर इंग्लिश में लिखना है तो, वट एवर इज कंटेन्ड इन दिस बॉक्स डैश इज, मतलब हिंदी में इसका क्या होगा, कि इस बॉक्स में जो कुछ भी है डैश हो जाए, इस बॉक्स में जो कुछ भी है हो जाए। अब नेक्स्ट आपको इसके लिए करना क्या होगा, कि आपको पिक्चर्स चाहिए होगी, जो कि आजकल सब इंटरनेट पे अवेलेबल है, बहुत तायत में अवेलेबल है। तो और कैसी पिक्चर्स चाहिए, जो भी आपको अपनी लाइफ में चाहिए, जो भी चाहिए। मान लो मैं कहती हूँ कि कोई अच्छा सोफा ही खरीदना है फॉर एग्जाम्पल, है ना, तो दिमाग में होगा, आप पिक्चर ढूंढो और उसमें डालो। ठीक, कोई नई ड्रेस चाहिए, दिमाग में होगा, पिक्चर ढूंढो डालो। कोई व्हीकल चाहिए, कोई कार या कुछ भी, उसकी पिक्चर डालो। तो जो कुछ भी आपको पसंद है वो आप उसकी पिक्चर इस क्रिएशन बॉक्स में डालते चले जाएंगे। और अगर कुछ खास, मतलब कुछ ऐसा एक्सपीरियंस करना है मान लो अपनी लाइफ में, तो उसका डिटेल डिस्क्रिप्शन लिख के भी आप उस बॉक्स में डाल सकते। ठीक है, पिक्चर्स के साथ अगर कुछ ऐसा है तो उसको लिख के भी पूरा डिटेल डिस्क्रिप्शन उसको भी बॉक्स में डाला जा सकता है। और जितनी ज्यादा पिक्चर्स होंगी, और उससे क्या होगा, उतनी ज्यादा एक तो आपको क्लैरिटी होगी। क्या क्लैरिटी होगी, कि क्या क्या चाहिए मुझे, ठीक है। और उतना ही आपका फोकस होगा, कंफ्यूजन नहीं होगा, डाउट नहीं होगा। और एक चीज, इस प्रोसेस को करने के लिए आपके अंदर एंथुजियाज्म होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अरे ये करना है तो चलो अब करना है। ध्यान रखें कि सारा काम आपकी फीलिंग्स, आपकी इमोशंस को हाई करने का है। ऐसा नहीं है कि कुछ भी बोझ समझने लगे तो वो काम बिल्कुल भी नहीं करेंगे। ये बस एक गेम की तरह समझेंगे, जैसा कि कल भी बात हुई थी, कि लाइफ इज अ गेम, आराम आराम से खुश होके सारे गेम्स खेलेंगे। अच्छा चलो, हो सकता है कुछ लोग कहें नहीं भाई, मेरे पास ऐसी घर में जगह नहीं है कि मैं ऐसा बॉक्स बनाऊं अपने घर में रखूं, मेरे घर में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हर समय मेरा सामान छेड़ते रहते हैं, ये करते वो करते। चलो, तो उसके लिए भी ऑप्शन है कि आप एक पूरा मेंटल गेम खेलेंगे। ठीक, कि आपने एक बॉक्स बनाया है, उसमें ये पिक्चर डालिए, ये पिक्चर डालिए, ऐसा करा ऐसा करा। और इससे क्या होगा, कि आपकी जो विजुअलाइजेशन की एबिलिटी है वो और बढ़ेगी। ठीक, उसको आप यूज करेंगे तो वो भी बढ़ेगी। और हो सकता है कुछ लोगों के दिमाग में आया कि मैं दोनों काम करूंगी, बॉक्स भी बनाऊंगी और उसको विजुलाइज भी करूंगी। तो होगा क्या, आप जब भी बॉक्स को देखेंगे आपको याद आ जाएगा कि आपने इसमें क्या क्या डाला है। भले ही आपका कॉन्शियस माइंड न ध्यान दे, लेकिन आपके सब कॉन्शियस माइंड को तुरंत सब समझ में आ जाएगा, तुरंत याद आ जाएगा। और आपको पता है कि आपका सब कॉन्शियस माइंड यूनिवर्सल माइंड से हमेशा कनेक्टेड रहता है, वो सारी इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करता रहेगा, वाइब्रेशनली ट्रांसमिशन होगा और मैच करेगा। और क्या होगा, कि आपको वही सारी चीजें आपको मिलेंगी। आस्क एंड इट इज गिवन। ये विजन बोर्ड की तरह ही है। हाँ जी, विजन बोर्ड की तरह है, बट ये बॉक्स के अंदर है। मैम ये पावर क्लास है क्या? नहीं जी, ये है आस्क एंड इट इज गिवन। ठीक है, यू अच्छा। आस्क एंड इट इज गिवन,
एंड दिस इज द डेलिबरेट क्रिएशन, दिस इज कॉल्ड कॉन्शियस क्रिएशन। ठीक। अच्छा। और ये सारी प्रैक्टिस करने का मतलब है यू आर प्रैक्टिसिंग द आर्ट ऑफ अलाउइंग। आप अलाउ करते हैं चीजों को। जैसा आप चाहते हैं वैसी चीजें होना शुरू होती हैं। वॉट एवर यू वॉन्ट यू मैनिफेस्ट दैट। और ये मैं आप लोगों को ये चार्ट भेज दूंगी जिससे कि आप समझ सकें कि आप क्या कर रहे हैं अपनी लाइफ में। ठीक है, तो किसी को कुछ पूछना है, कुछ कहना है? मैंने आज टाइम पे क्लास ओवर कर दी। आई होप सो। जिसको जहाँ जाना है जा सकता है, जो काम करना है कर सकता है। अच्छा, वो जो कल वाला था रैम्पेज ऑफ एप्रिसिएशन, उसको आप लिख भी सकते हैं। यू कैन राइट इट ऑल्सो। नहीं अगर सोच पा रहे हैं एक बार में 5 मिनट, तो आप उसे लिख भी सकते हैं। ये रैम्पेज ऑफ एप्रिसिएशन तो तब करना था ना जब आप मतलब स्ट्रेस में है कोई गलत चीज पे, तो हमें अच्छी चीज पे फोकस करना है उस टाइम पे। रैम्पेज ऑफ एप्रिसिएशन, हाँ उस टाइम पे भी करना है। नॉर्मली देखिए ऐसा है कि कभी भी, अभी आप इस समय ही, चलो मैं कहती हूँ बहुत अच्छे मूड में हैं, लेकिन फिर भी उसको आप और ऊपर कर सकते हैं। ओके ओके वो एक ऐसे समझिए वो एक रीसेट बटन टाइप है। आपने ओके दी। वो स्टार्ट किया और आपके वाइब्रेशंस हाई 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 होने लगते हैं। हाई है। दीदी आज 4th डे है, मतलब 3 दिन का शॉर्ट में जरा सा बता दीजिए, थोड़ा सा। जरा सा मैं कुछ भी नहीं बताने वाली 3 दिन में शॉर्ट। आप क्या बात कर रही हैं? आज तो मैंने क्लास बहुत जल्दी खत्म कर दिया। उधर 1 घंटे से ऊपर की क्लास हो रही थी। उसका वीडियो आपको जरूर मिल जाएगा, वो आप देख सकते हैं। अच्छा ठीक है, थैंक यू दीदी। ठीक है, तो किसी को कुछ पूछना है, कुछ कहना है, कुछ मैम इसमें कितनी विश डाल सकते हैं? 3 4 डाल सकते हैं? मिनिमम जितनी मैक्सिमम ज्यादा कुछ? जितनी ज्यादा आप इसी हिसाब से अपना बॉक्स चूज करेंगे, है ना? इतना बड़ा बॉक्स नहीं चूज कर लेंगे कि उसमें बस थोड़ा सा रखा हुआ है। आप इतना बड़ा बॉक्स पूरा चूज करिए और उसमें बस डालते जाइए, और जो जो होता जाए उसे बाहर निकालते जाइए। मैम बॉक्स से बाहर क्या लिखना था, एक बार और बोलेंगे क्या? मैं बाहर चली गई थी। कोई बताएगा बॉक्स के बाहर क्या लिखना था? इस बॉक्स में जो कुछ भी है हो जाए। ओके, थैंक यू मैम। किसी भी चीज का बना सकते हैं। हाँ जी, किसी भी चीज का बना सकते हैं, कुछ भी जो भी आपको चाहिए, जो भी कहीं अगर घूमने जाना है या कुछ भी चाहिए, वो सब सारी पिक्चर्स वैसे तो ऑनलाइन सब अवेलेबल है ही हैं, तो वो लेके आप उसमें डाल सकते हैं। नहीं यानी लाइक प्लास्टिक या कार्डबोर्ड या कोई सा भी बॉक्स ले सकते हैं। हाँ हाँ, कोई भी बॉक्स। और वो बॉक्स भी हो, वो कौन से बड़े बड़े बॉक्स आते थे, वो सब भी। ऐसा बॉक्स होना चाहिए जो आपको देखने में अच्छा लगे, है ना? ऐसा नहीं है कि आप कहीं अपने स्टोर रूम से वो बड़ा वाला बॉक्स निकाल के ले आए, वो टिन बॉक्स जो होता था बड़ा सा, है ना? चलो आज इसका काम कर निकाल। अगर अच्छा उससे भी करना है तो उसे ऊपर से थोड़ा सा डेकोरेट कर लेंगे। ठीक है, फिर थैंक यू सो मच सभी को। किसी को कुछ? मैम मैम हाँ जी। जैसे इमोशंस की बात की आपने, तो इमोशंस तो जैसे ऑन द स्पॉट मतलब अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन आ जाते हैं हमें ना, तो मतलब उसको अगर गुस्सा आ रहा है तो शायद उस बात पे गुस्सा आएगा ही शायद ना, मतलब हाँ अभी हम सीख रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो बैक ऑफ द माइंड तो रहेगा कि नहीं हमें अपनी वाइब्रेशन हाई करनी है। लेकिन कुछ बातें होती हैं, चाहे बच्चे ने कभी कोई बात नहीं सुनी तो उस पर गुस्सा आ गया, हमने डांट के बोल दिया, तो वो चीज तो हम कर ही देते हैं, मतलब भले हम वो थोड़े टाइम के लिए करें लेकिन वो चीज हो जाती है। तो मतलब कैसे कंट्रोल करेंगे उस नहीं नहीं, देखिए सिचुएशन में ऐसा ना, नहीं मतलब है कि कुछ। आपको बिल्कुल ही गुस्सा नहीं करना है। अब एकदम वो ये सारी चीजें आपके पास, आप ऐसे समझेंगे एक, जैसे कहते हैं ना, वो आपको अस्त्र शस्त्र दिए गए, उनको टाइम टाइम पे निकाल के यूज किया। जैसे गुस्से वाला ये तलवार निकाली और वापस अंदर, खत्म उसका काम ना। ऐसे करा जाए। अब हर समय तलवार लेके अगर आप घूमते रहेंगे तो वो सही नहीं है। वो फिर बड़ा खतरनाक हो जाएगा। आपसे भी कोई बात नहीं करे, आप ऐसे ही सोचो ना कि हर समय तो अगर मैं बेसिकली तलवार लेके। जो भी इमोशंस हमारे सामने आ रहे हैं हम उसको मतलब आने दें, मतलब उसको इतना ना कंट्रोल करें कि वो हमारे तक पहुंचे ही ना, मतलब उसको एटलीस्ट जो हमें उसमें फील हो रहा है उस समय हम उसको फील करें, बट अवेयरनेस के साथ कि हाँ भाई हमें इसको ज्यादा हाँ स्ट्रेच नहीं बिल्कुल बिल्कुल, वो गुस्से को आप बस यूज कर रहे हैं अपने हिसाब से। अपने हिसाब से यूज कर रहे हैं कि हाँ भाई, अब अगर मैं इसको अब थोड़ा जोर से बोलूंगी नहीं तो वो नहीं सुन रहा है। आपने उसकी ऐसी हैबिट डाल रखी है शायद। तो भाई आपने नहीं, मतलब नॉर्मली ऐसा ही है, सबके दिमाग में यही है कि अगर मैं जोर से बोलूंगी नहीं तो सुनेगा कैसे? तो जब ऐसा ही है तो फिर जोर से बोल लीजिए, बात खत्म करिए।
वो जो एक जैसे कहते हैं ना कि जोर से बोला और वो एक इमोशन पूरे बॉडी में घूमने लगा, वो एंगर, वो चीज थोड़ा सा धीरे धीरे उसे खत्म करेंगे, उसको अपने ऊपर मतलब हावी नहीं होने देंगे कि अब तो मतलब गुस्सा ही मुझे कंट्रोल कर रहा है, फिर मैं अब उससे बात ही नहीं कर रही हूँ, मतलब एक दिन हो गया, 2 दिन हो गया, वो चीज आपके अंदर अब नहीं चलनी चाहिए। धीरे धीरे ऐसा होगा, वैसे कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। थैंक यू मैम। तो जहाँ जो चीज यूज करनी है, ठीक है, ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल आप एकदम वो हो जाए। ये सारी चीजें आपके लिए ही दी गई हैं कि आपको जब जरूरत पड़े तो उनका आप यूज करें, लेकिन उनको हर समय एक्टिव करे रखे वो सही नहीं है। हर समय जैसे आप समझ लो कि बस आपने हर समय अगर आप तलवार और गन और ये ऐसे समझ लो, ये सब लेके चलोगे आप हर जगह, तो कैसे, मतलब कैसे होगा? हो सकता है कि उससे फिर खुद कोई चोट लग जाए। कई बार ऐसा भी होता है ना कि अगर मैं ऐसी तलवार लेके ही चल रही हूँ तो कब तक उस पे अपने हाथ पे कंट्रोल है, अब मेरे कोई चोट लग सकती, और चोट लगनी, देखो फियर, अरे एंगर क्या है आपके, चलो इसमें मैं ज्यादा नहीं जाऊंगी, लेकिन बॉडी पे इम्पैक्ट आता ही है ना। अगर ज्यादा देर गुस्सा ही रहे मान लो तो बॉडी पे इम्पैक्ट आता ही है फिर, तो ऐसी चोट लग रही है बस ऐसे समझ लो। ठीक है फिर, थैंक यू सो मच सभी को। थैंक यू प्रिया। थैंक यू थैंक यू दीदी। मैम। थैंक यू दीदी, थैंक यू सो मच थैंक दीदी। यू, थैंक यू थैंक यू दी, थैंक यू। थैंक यू मैम।